गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का षष्ठी सक्सेस क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन या इम्पॉर्टेंट नियम लेकर आया हूँ। डेफिनेशन हमारा ये है कूलाम का नियम। आज आपको समझाएंगे कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन वो लगाऊंगा। तो सुनिए, कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम ये कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह कहता है हमारा कूलाम का नियम। ध्यान रहे, कूलाम का नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर लागू होता है। मतलब जब आवेश क्या हो, स्थिर हो, मतलब रुके हुए हो, उस कंडीशन में ही केवल कूलाम का नियम लगेगा। उस समय जो आवेशों के बाद जो बल लग रहा है वो कूलाम के अनुसार बल लगेगा, ठीक है। ध्यान रखना, ये कूलाम का नियम केवल दो स्थिर बिंदु यानी आवेश कैसे होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और एक बिंदु की तरह बिहेव करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि मतलब बिंदु हो ना कि जैसे अदो जैसे ये आवेश लिखा है प्लस का, ठीक है, तो ये बिंदु नहीं लगेगा। ये बहुत बड़े परिमाण का बल पड़ रहा है, ठीक है। ये बिंदु मतलब क्या हो गया कि जैसे ये पॉइंट, ये एक बिंदु हो गया, ये क्या हो गया बिंदु। तो इस तरह से जब बिहेव कर रहा हो उस समय कूलाम का नियम लागू होगा। और ये आवेश कैसा हो, स्थिर हो, मतलब चल ना रहा हो उस समय, ठीक है, अपनी जगह पर फिक्स हो, उस समय दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा वो कूलाम का नियम के अनुसार ही बल कंसिडर किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए, परिभाषा मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अगर परिभाषा में जो बोला मैंने वही लिखा है। कूलाम का नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो मैंने बोला था वही यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब देखिए ऐसे इसको जैसे मान लीजिए बिंदु आवेश ये है प्लस क्यू, इसको मैंने मान लिया प्लस क्यू, इससे इसको मानते हैं Q1 मान लेते हैं, इसको मानते हैं Q1। इससे कुछ दूरी पर मान लीजिए स्मॉल r डिस्टेंस पर एक बिंदु आवेश है Q2। एक बिंदु है A, इस बिंदु A पर Q1 आवेश रखा हुआ है। इस बिंदु यहाँ पर बिंदु B, A से r दूरी पर बिंदु है B जहाँ पर Q2 आवेश रखा हुआ है। अब ये डिपेंड करता है, अब देखो ये आवेश है, अगर मान लो ये प्लस का है, ये कैसा है प्लस का है, और ये वाला आवेश भी कैसा है प्लस का है। तो आपको पता है जब दो आवेश सेम नेचर के होते हैं, सजाती होते हैं, सजाती मतलब सेम नेचर के, तो उनके मध्य जो बल होता है प्रतिकर्षण बल होता है। उनके मध्य जो लगने वाला बल करता है वो प्रतिकर्षण बल, यानी ये प्लस क्यू आवेश इस वाले के ऊपर फोर्स लगा किधर, बाहर की दिशा में, इसके कारण इस पर तो फोर्स लगा किधर लगेगा, बाहर की दिशा में। तो वो प्रतिकर्षण बल मतलब वो प्रतिकर्षण बल मतलब क्या था कि वो उसको बाहर की दिशा में फोर्स लगा। आकर्षण बल आपकी तरफ खींचेगा, आकर्षण बल क्या आपकी तरफ खींचेगा, प्रतिकर्षण बल क्या उसको दूर भेजेगा। बात समझ लो, प्रतिकर्षण बल क्या होता है कि उसको दूर प्रतिकर्षित करेगा उसको, ठीक। आकर्षण बल क्या उसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा। तो वही चीज है, Q1 आवेश है, ठीक है, ये प्लस का है, ये Q2 है, तो इस वाले आवेश में इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। ये प्लस Q2 आवेश है, ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसको बाहर की तरफ वो धकेलेगा। तो वही है कि अगर दोनों आवेश सेम नेचर के हैं तो उनके मध्य जो बलेगा उसको कहेंगे प्रतिकर्षण बल। और अगर मान लीजिए एक आवेश प्लस का है, एक आवेश मान लीजिए हमारा माइनस का है, तो इनके मध्य क्या लगेगा आकर्षण बल। ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसके कारण इस पर जो बलेगा वो भी आकर्षण अपनी तरफ खींचने को प्रयास करेगा, और इसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो भी अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो इस समय जो दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसको कहेंगे आकर्षण। इसीलिए परिभाषा में लिखा गया है आकर्षण या प्रतिकर्षण। अगर सेम नेचर के हैं तब तो प्रतिकर्षण बल, अगर वो विपरीत नेचर के दोनों आवेश हैं तब तो उनके मध्य आकर्षण बल लगेगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आएगी कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्यों लिखना है। तो देखिए कूलाम का दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल वहां क्या हो गया F, बल F दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती। इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F दोनों आवेशों के गुणनफल यानी Q1 गुणे Q2 के अनुक्रमानुपाती, इसको समीकरण फर्स्ट माना, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही बल जो F होता है वो दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको समीकरण सही मानना। ये अनुक्रमानुपाती हो गया व्युत्क्रमानुपाती। आप समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को क्या कर देंगे, मिला देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड करोगे तो ये पोर्शन क्या होगा, पूरा कॉमन हो गया, तो हो जाएगा F इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, मतलब नियतांक आएगा, तो हो जाएगा F इक्वल टू इस कांस्टेंट वाले थे K, हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। चाहे तो पूर्णांक करना यही तो छोड़ दीजिए। अब K क्या है, ये कोई कांस्टेंट है। अब इस K की वैल्यू कितनी है ये पहले से डिफाइन है। ठीक है, तो K का ले देंगे F इक्वल टू, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, जहाँ K इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो ये K का मान पहले से डिफाइन है। ठीक है, तो इसलिए K का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से तो ये हमारा क्या आ गया, ये कूलाम के अनुसार लगने वाला दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम के अनुसार अगर दो बिंदु हैं वो स्थिर हैं तो उनके मध्य 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, इतना फोर्स लगेगा कूलाम के अकॉर्डिंग जब आवेश कैसे स्थिर हो और एक बिंदु आवेश की तरफ बिहेव कर रहे हो, उस समय इनके मध्य बल इतना लगेगा। तो देखिए यहाँ से, तो ये तो कूलाम के नियम का डेरिवेशन ऑप्शन हो गया, इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसका मात्रक लीजिए, इसका मात्रक कितना होगा, मात्रक तो देखिए यहाँ से ये वैल्यू तो पूरी कांस्टेंट है F इक्वल टू में, ये वैल्यू पूरी क्या है, ये पूरी वैल्यू है कांस्टेंट। देखो यहाँ ये एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन में क्या कहते हैं, ये वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसको कहते हैं एप्सिलॉन नॉट को वैद्युतशीलता, इसका मतलब होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो देखिए अब देखिए, तो ये हो गया F, ये पूरा वैल्यू क्या हो गई, पूरी हो गई कांस्टेंट। अब बचा क्या Q1 Q2। अब Q1 मतलब क्या था कूलाम, ये भी क्या है कूलाम, दोनों क्योंकि आवेश मात्रा क्या था कूलाम, तो ये कूलाम ये कूलाम, तो कूलाम 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 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दो कूलाम है ना, एक कूलाम ये एक कूलाम ये हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर हो जाएगा अपान में R मतलब दोनों इसके बीच की दूरी तो मीटर में ले जाते हैं, तो इसको मीटर में कंसीडर करते हो जाएगा मीटर स्क्वायर लगा क्या लगा स्क्वायर, तो कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, तो इसको मैं ले सकता हूँ ऐसा से कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया मात्रक हो गया, तो लिख सकता हूँ मात्रक बराबर में छोटे में हो सकता है कूलाम स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ऐसा मात्रा का डिफाइन कर सकते, याद कर तो याद नहीं कर पाओगे आप, फॉर्मूले से इसका मात्रा निकाल सकते हो। तो ये इसका क्या आ गया मात्रा इस फॉर्मूले में। तो अब देखिए से अब तो और इसका निकाल सकते हूँ, हमने यहाँ जाहिर दिया कि ये क्या है कि ये एप्सिलॉन नॉट है, ये निर्वात की एप्सिलॉन नॉट है, निर्वात की वैद्युतशीलता। अगर किसी माध्यम में वैद्युतशीलता निकालना चाहते हो, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये फोर्स किसी मध्यम में रखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये आवेश दोनों Q1 और Q2 के बीच में अगर मान लो कोई माध्यम हो रहा है, अभी देखिए अभी यहाँ के बीच में कोई माध्यम नहीं है, अभी इनके माध्यम के बीच में कोई माध्यम नहीं है, मतलब ऐसी जगह रखे हैं जहाँ पर ना तो हवा है ना कुछ है, कुछ भी एक्सपोजर नहीं है। निर्वात में क्या होता है कुछ भी ना हो, वैक्यूम है बिल्कुल। ठीक है, उस कंडीशन में रखे हुए हैं। माध्यम मतलब होता है कि उनके बीच में कोई एक बाउंडेशन टाइप से आ जाए, उसको कहते हैं माध्यम होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो Q1 और Q2 का मान ग्लास रख दें इनके पीछे, या हम और भी कुछ एक्सपोजर रख देते हैं, ठीक है, पारा वगैरह रख दें, मरकरी रख दें, ये सब क्या है टाइप का माध्यम, ये किसी माध्यम रखे हैं। तो अगर इनके बीच हवा मान लो आ जाए, ठीक है, तो वो भी एक माध्यम ही हो गया, हवा भी क्या एक माध्यम ही है, तब उनके बीच में बल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, माध्यम में रखने पर, निर्वात में रखने पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ तो अगर इसी फॉर्मूले को और लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, अगर मान लीजिए कि Q1 और Q2 किसी माध्यम में रखे हुए हों तो उस समय उनके बीच लगने वाला बल क्या हो। अभी तो ये Q1 और Q2 अपने मान लें कि निर्वात में रखे हैं, इसलिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट आया, मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता ही है। अगर इन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दें, किसी माध्यम में, तो ये निर्वात की वैद्युतशीलता ना होकर के
तब ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ दिखा देता हूँ, एफ इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का क्या कि किसी माध्यम की वैद्युशीलता, यहाँ एप्सिलॉन नॉट में लिखेंगे, एप्सिलॉन में निर्वात की वैद्युशीलता, एप्सिलॉन में किसी माध्यम की वैद्युशीलता, फॉर्मूला वही रहेगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। पहले क्या था कि जब हमने आवेश निकला था, जो बल निकला था दोनों आवेशों के बीच में, उस समय दोनों आवेश किसी निर्वात में रखे हुए थे, तो वहाँ निर्वात की वैद्युशीलता आई थी। अब अगर किन्हीं दोनों आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए तब उनकी इसका फॉर्मूला वही रहेगा, बस एप्सिलॉन नॉट की जगह पर एप्सिलॉन आ जाएगा, क्योंकि ये एप्सिलॉन क्या है, ये किसी माध्यम की वैद्युशीलता है और ये निर्वात की वैद्युशीलता है। जब आवेश को निर्वात में रखा हुआ, जब वहाँ कोई माध्यम ना हो, आदि के आवेश को किसी माध्यम में रख दिया गया है, तो वहाँ उनके बीच एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन की वैद्युशीलता, ठीक है, किसी माध्यम की वैद्युशीलता। अब यहाँ से देखिए, अगर उसको मैं कुछ समीकरण थर्ड मानना चाहूँ, उसको समीकरण फोर्थ मानना चाहूँ, तो आप इन दोनों को क्या करिए, डिवाइड करिए, समीकरण थर्ड में समीकरण फोर्थ को क्या करिए, डिवाइड करिए। तो अगर इसे डिवाइड करोगे तो जब नहीं डिवाइड करें तो हाँ डिवाइड कर लीजिए सब, चलिए उसको करिए, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आप इतना कर लीजिए कि हाँ एप्सिलॉन नॉट लिखा है, यहाँ एप्सिलॉन कर दिया, ठीक है, तो एप्सिलॉन क्या होगा, ये किसी माध्यम की वैद्युशीलता होगी, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, ये निर्वात की वैद्युशीलता होगी, वो आगे बताओगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि एप्सिलॉन कहाँ से आया, ये एप्सिलॉन नॉट कहता है, ये एप्सिलॉन कहता है, ये माध्यम की वैद्युशीलता, ये निर्वात की वैद्युशीलता। तो आई होप आपको इस कूलॉम का नियम समझाया होगा, अगर आ गया तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इससे संबंधित आगे नेक्स्ट कुछ एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन समझाता हूँ। चलिए हम आपके लिए नेक्स्ट डेरिवेशन समझाते हैं, लेकिन नेक्स्ट डेरिवेशन को समझाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगला डेरिवेशन है हमारा है, अगला डेरिवेशन हमारा ये है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर, लेकिन उसके लिए हमें क्या समझना है, सबसे पहले ये समझना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो मैंने उसकी डिफिनेशन पर लिख दिया है, मैं समझाता हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। देखिए, यदि जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है प्लस क्यू, अब तो इसके अब ये प्लस क्यू आवेश है, तो इससे क्या करेंगे, विद्युत बल रेखाएं निकालेंगे, इस आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकालेंगे, तो जहाँ तक इसकी विद्युत बल रेखाएं जाएंगे वहाँ तक इसका क्या बन जाएगा, वो पूरा क्षेत्र बन जाएगा, पूरा इसका क्षेत्र। आपको हमने क्षेत्र समझा था विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आवेश रखा है, ठीक है, तो अगर उस आवेश के चारों तरफ कोई एक अन्य आवेश लेकर आया है जिसका खुद का परिमाण या खुद का विद्युत क्षेत्र बहुत कम हो, लगभग नेग्लिजिबल हो, जीरो के समान हो, मतलब उसका कोई प्रभाव ही न पड़े उस दूसरे वाले आवेश में। जैसे मैं इसके पास अगर कोई आवेश लेकर आऊँ तो उस वाले जो आवेश लेकर आ रहा हूँ वो उस वाले आवेश का इस वाले आवेश पर कोई इफेक्ट न पड़े, तो वो आवेश लेकर आना है, ठीक है, जिसका खुद का परिमाण कम। तो अगर मान लीजिए कोई आवेश लेकर इस आवेश के पास आ रहा है तो ये वाला आवेश क्या करेगा, सीधी बात है, ये उसको प्रतिकर्षित करेगा, आपको बल लगाएगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाएगा, डिपेंड करेगा नेचर कैसा है। तो जहाँ जहाँ मान लो अगर मैं फोर्स लेकर आया हूँ बल, जैसे आवेश को लेकर आया हूँ, अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, मान लो उसको कहते हैं ध्रुवीकरण आवेश Q नॉट, जिसको लेकर जिसका खुद का परिमाण का बहुत कम होता है। तो अगर मैं मान लो कि यहाँ लेकर आया हूँ तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लगा, मान लो इसको यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, ये जो बल है Q नॉट, आवेश जो Q नॉट है वो इसके कारण एक बल का अनुभव कर रहा है, ठीक है। मान लो यहाँ लेकर आते हैं, यहाँ भी बल का अनुभव कर रहा है, यहाँ अनुभव कर रहा है, यहाँ अनुभव कर रहा है, यहाँ मान लो अनुभव कर रहा है, फिर उसको यहाँ लेकर आएंगे तो यहाँ अनुभव करेगा अपने पर बल का इफेक्ट, ठीक है। तो इन सभी सारे पॉइंट को मिला देंगे तो ये जो एक एरिया बनेगा ना, क्षेत्र बनेगा, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की डिफिनेशन क्या हो सकती है कि कोई आवेश है, कोई आवेश, उस आवेश का वह क्षेत्र जिसके चारों तरफ कोई अन्य आवेश या एकांत ध्रुवीकरण लाने पर वह आवेश उस आवेश के द्वारा भैया यानी ध्रुवीकरण आवेश Q नॉट, इस आवेश के द्वारा अपने ऊपर जहाँ तक विद्युत बल का अनुभव करेगा वह क्षेत्र उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी ये आवेश Q नॉट इस वाले आवेश के द्वारा अपने ऊपर जहाँ या जिस पॉइंट तक जिस बिंदु पर अपने ऊपर क्या बल का अनुभव करेगा, उन सभी पॉइंट को मिलाते हुए जो एक क्षेत्र बनेगा वो हमारा क्या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। आप योग लीजिए, मैं बात समझ लो, ये होगा विद्युत क्षेत्र। तो ये मैंने एक बार वीडियो बताया भी था, लेकिन मैंने समझा यहाँ पर।
अब मेरा मेन मोटिव यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होती है कि जब किसी धनात्मक आवेश को इस आवेश में, मतलब ये जो आवेश है इसके चारों ओर क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो जब मैं इस आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ले जाऊंगा तो सीधी बात है ये आवेश इस पर बल लगाएगा। अभी डिपेंड करता है, अगर ये माइनस है, ये क्योंकि धन पक्ष आवेश है तो प्लस का ही रहेगा। अगर ये माइनस आवेश है तो ये इस पर आकर्षण बल लगाएगा, अगर ये प्लस का तो इस पर ये प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो जब किसी धन पक्ष आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं, किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो इस वाले आवेश का इस पर क्या लगता है, एक आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो इस आवेश क्यू नॉट इस वाले इसके द्वारा इस पर लगने वाले बल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो एकांक धन परीक्षण, जब किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हैं तो उस वैद्युत क्षेत्र द्वारा में उपस्थित बिंदु आवेश के कारण उस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या पैसे के लिए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं जब उसे किसी वैद्युत क्षेत्र में हम लेकर जाते हैं। तो वही यहाँ पर प्रश्न में लिखा है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या हम इसको ऐसे कह सकते हो, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा धन परीक्षण आवेश की निष्पत्ति वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। निष्पत्ति मतलब होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट और जो उस पर लगने वाले बल है के अनुपात, निष्पत्ति मतलब क्या था, अनुपात को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का? तो ये फॉर्मूला आ जाएगा तुम्हारा F इक्वल टू में, सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E से प्रदर्शित करते हैं, इससे ये हो जाएगा F बटे में क्यू नॉट, F बटे में क्यू नॉट। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट तथा उस पर लगने वाले बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब यहाँ से देखिए इसका मात्रा निकाल सकते हो। मात्रा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, मात्रा बल, बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। बल का मात्रा ये होता है न्यूटन और अपॉन में क्यू नॉट, मतलब आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम। ठीक, तो मात्रा क्या बनेगा, न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका क्या बनेगा मात्रा। आई होप आपको ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फंक्शन समझ आ गया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करिए, इजीली समझ आ जाएगा। कोई खास नहीं, मैंने परिभाषा दोनों लिख दी है, जैसा था वैसे लिख सकते हो। तो चलिए जरा यहाँ मेन मोटिव क्या था, बिंदु, तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ आई। अब हम ये सीखेंगे कि कोई बिंदु आवेश है तो उस मतलब एक कोई पॉइंट है, बिंदु है, उस पर कोई आवेश रखा है, तो उस आवेश के द्वारा उससे कुछ दूरी पर अगर कोई बिंदु ले लें तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये हमें समझाना है। तो आइए मैं इसको डालता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, फिर मैं उसको समझ उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए देखिए यहाँ से, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से सुनना। कह रहा है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु है ए, ठीक, इस पर का कोई प्लस क्यू आवेश रखा है, इस बिंदु ए पर प्लस कोई आवेश रखा हुआ है, इससे बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु, इससे कुछ दूरी पर, मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु हमने ले लिया B, एक बिंदु हमने ले लिया B, तो इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की अगर तीव्रता ज्ञात करनी है तो सीधी बात है, यहाँ प्लस का क्यों आवेश रखा है, यहाँ पर तो कोई आवेश नहीं है, हमें इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर इस बिंदु B पर कोई एक आवेश लाना पड़ेगा, कोई एक आवेश लाना पड़ेगा, तभी तो इनके बीच में कुछ बल का पड़ेगा, तभी यहाँ पर जब कोई आवेश नहीं होगा तो हम कैसे बिंदु आवेश की तीव्रता निकाल पाएंगे। क्योंकि बिंदु आवेश की तीव्रता निकालोगे, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था, F बटे में क्यू नॉट। अब F क्या हो गया, F तो हो गया दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल, मतलब तो यहाँ तो बिंदु, यहाँ तो मान लो प्लस का क्यू आवेश रखा हुआ है, पर यहाँ तो कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर बल कैसे उत्पन्न होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई आवेश लेकर आएंगे, वही एकांक धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट यहाँ पर लेकर आएंगे। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, बल, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो बल चाहिए। तो इसके लिए जाहिर सी बात है, जब यहाँ प्लस में यहाँ कोई आवेश है तो यहाँ पर मैं कोई एक
आवेश लेकर आना पड़ेगा ताकि उनके बीच लगने वाला वह बल मिल सके। जब यहाँ पर आवेश नहीं होगा तो इसके कारण से क्या बल इफेक्ट पड़ेगा, कोई बल लगेगा नहीं लगेगा। जब कोई आवेश नहीं है तो ना तो आकर्षण है तो प्रतिकर्षण, तो बल ही नहीं मिलेगा। इसके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पर कोई धन परिक्षण आवेश Q0 रखेंगे, धन परिक्षण आवेश Q0, इनके बीच की दूरी क्या होगी R। अब ये प्लस है, ये भी धन परिक्षण प्लस का ही होता है, तो सीधी बात इनके बीच क्या लगेगा प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो हमने कहा था कूलाम का नियम कहता है कि जब भी दो बिंदु आवेश हैं तो वो स्थिर है तो उनके बीच जो लगने वाला बल होता है वो कूलाम के अकॉर्डिंग आएगा। तो सीधी बात है ये प्लस क्यों आवेश है, ये धन परिक्षण Q0 है, और ये दोनों आवेश कैसे हैं, ये स्थिर बिंदु हैं। कैसे हैं, स्थिर बिंदु। तो इनके बीच जो लगने वाला बल आएगा कूलाम के अकॉर्डिंग, क्या लिखेंगे कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से इनके बीच लगने वाला बल क्या जाएगा F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा मान लो Q, और ये हो जाएगा Q0, दोनों आवेशों की गुणनफल की अनुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती। ये इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो बिंदु आवेश Q, यहाँ पर धन परिक्षण आवेश Q0 रखा था, इनके बीच लगने वाला बल कूलाम के अकॉर्डिंग F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q0 बटे में R स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जब आपने निकाला क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बराबर करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी F बटे में Q0। अब यहाँ पर जो भी F का मान करो यहाँ पुट कर दीजिए, तो E इक्वल टू क्या आ जाए F का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जगह Q0 अपान में R स्क्वायर, अपान में क्या लिखा है Q0, और Q0 से Q0 क्या जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर से Q नीचे हो गया R स्क्वायर। ये हमारे क्या गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर। तो इस आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई वो हमारी क्या आई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत आपके काम आएगा इंपॉर्टेंस में। आपकी अच्छी स्थिति निरक्षित स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए द्विध्रुव के कारण ये वहाँ सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। अगर यहाँ से देखोगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, मतलब इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से देखोगे तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया ना बच्चा का, कूलाम बटे R मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ से नया मात्रक बन जाएगा, समझना चाहो तो मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक E इक्वल टू तो क्या जाएगा Q का मात्रक क्या जाएगा कूलाम अपान में R का मीटर, दूरी मीटर में ले लीजिए तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये इसका नया मात्रक बन जाएगा, और नहीं तो यहाँ से देखोगे तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। आई होप आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आपको प्रश्न समझाया जाएगा। ये फॉर्मूला भी आपको समझ आया होगा, ठीक है कि कैसे हुआ है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, इससे जुड़ा रहना क्लास में। आप अपने इससे न्यूमेरिकल वहाँ बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इस पर न्यूमेरिकल वो बनाए जाते हैं। इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊँगा, जिसमें केवल न्यूमेरिकल ही समझाऊँगा और कुछ नहीं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों और अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियो।